हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का हमारा सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने प्लेटो के जीवन परिचय और प्लेटो की रचनाओं की वीडियो पहले ही अपलोड की है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग किया है। इनमें से प्रमुख हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड, विश्लेषणात्मक पद्धति, एनालिटिकल मेथड, स्वदेश्यात्मक पद्धति, टेलियोलॉजिकल मेथड, निगमनात्मक पद्धति दैट इज डिडक्टिव मेथड, सादृश्यात्मक पद्धति, एनालॉजिकल मेथड और ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथड। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति जिसका प्रयोग प्लेटो ने अपनी रचनाओं में किया है वह है द्वंद्वात्मक पद्धति। यह पद्धति संवाद या वार्तालाप की शैली है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। सुकरात ने अपने समस्त जीवन संवाद या वार्तालाप में ही व्यतीत किया। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों से किया गया था: सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य की अभिव्यक्ति के लिए और सत्य की परिभाषा के लिए। परंतु अनेक विद्वानों ने इस पद्धति की आलोचना भी की है। उनका कहना है इसमें उत्तर से अधिक प्रश्न पर जोर दिया जाता है, जिससे मस्तिष्क में स्पष्ट होने के बदले भ्रांत बढ़ जाती है। दूसरी पद्धति का प्रयोग जो प्लेटो ने अपनी रचनाओं में किया है वह है विश्लेषणात्मक पद्धति या एनालिटिकल मेथड। इस पद्धति में किसी वस्तु के मौलिक तत्वों को विभाजित कर उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए आत्मा के 3 तत्व बताए हैं: विवेक, साहस और क्षुधा। इसी आधार पर उसने राज्य के निर्माणकारी वर्गों को भी 3 भागों में बांटा है: दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तीसरी पद्धति का प्रयोग जो प्लेटो ने अपनी रचनाओं में किया है वह है स्वदेश्यात्मक पद्धति। स्वदेश्यात्मक का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु का अपना उद्देश्य होता है। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और उसी की ओर अग्रसर होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो प्रत्येक वस्तु की गति उसके उद्देश्य के द्वारा ही निरूपित होती है। प्लेटो के चिंतन में उसके शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार स्वदेश्यात्मक है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वास्तविक राजा का उद्देश्य होता है आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना। अगला है निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को आधारभूत मानते हैं जो हमेशा के लिए सत्य हों और उसी आधार पर कुछ विशिष्ट निर्णय निकाले जाते हैं। इसलिए इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली पद्धति कहते हैं। प्लेटो ने सुशासन के कुछ सिद्धांत को आधारभूत रूप में स्वीकार किया और उस सिद्धांत से उसने आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत किया है वह निगमनात्मक पद्धति पर आधारित है। सादृश्यात्मक पद्धति, एनालॉजिकल मेथड। प्लेटो ने अपने लेखन में कहीं कहीं सादृश्यात्मक पद्धति और पौराणिक कथाओं का भी प्रयोग किया है।
उसने ज़्यादातर उदाहरण भौतिक जगत से लिए हैं, कुछ उदाहरण उसने कलाओं से भी लिए हैं। रिपब्लिक में कुत्ते के सादृश्य को अनेक स्थान पर तर्क का आधार बनाया गया है। उसका एक अति महत्वपूर्ण तर्क है कि जिस प्रकार चौकीदार के काम के लिए नर या कुत्ता एक समान है, उसी प्रकार राज्य संरक्षण बनने के लिए पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। अगला और अंतिम है ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। प्लेटो ने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग भी किया है। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इतिहास के अध्ययन के आधार पर राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।